ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। वहां से नहीं तक सभी का मंगल होए रे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल ओ मेरे जिस जननी जन्म दिया है उसका मंगल ओ मेरे पाला और बढ़ा उस पिता का ओ मेरे इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमर्थ के चरणों में सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हर वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह प्रातः उठकर सबके स्माइलिंग फेस देखने ही शरीर में एक जोश आ जाता है, एक जुनून आ जाता है। तो आपसे निवेदन है, आप अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सभी से निवेदन है वीडियो ऑन कर लें। और हमारी आज की स्पीकर वीणा जी वेद हमारे साथ जुड़ चुकी है बेंगलोर से। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, फील द डेप्थ ऑफ रिलेशंस विथ योर पैशन। डेप्थ ऑफ रिलेशन, रिश्तों की गहराई। रिश्तों की गहराई कैसे बने, रिश्ते हमारे मजबूत कैसे बने। और पैशन, पैशन यानी एक हमारे अंदर एक जोश या जुनून होना चाहिए। तो अपने आप के अंदर हम जुनून कैसे पैदा करें, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं राजू डांगे सर से निवेदन करना चाहूंगा। डांगे सर, आप से निवेदन, आप हमारे आज के स्पीकर का वेलकम स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। राजू डांगे सर। यस यस, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हमारे अभी जब भी आनंदमल सर ने बताया है कि हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है, और बेहतरीन और सुप्रसिद्ध प्रशिक्षक जो अनेक, पिछले बार उनका मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया कि अनेक 60,000 महिला का जो संगठन है उसके जनरल सेक्रेटरी है, बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड है। ऐसी वीणा जी बैत फ्रॉम बंगलोर कर्नाटका, जोरदार ताली से उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वीणा जी, आप वेलकम टू संवाद एंड एमपीके फिटनेस क्लासेस एंड कल्याणम योगा। और हम भाग्यशाली है कि आप जैसे व्यक्तित्व के द्वारा, अनेक आपकी वाणी के द्वारा हमें अरविंद मुख से जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो मिल रहा है। तो आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ और आज के सेशन आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डांगी जी।
आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब से जुड़कर मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, और ये सौभाग्य ही है कि आप सब से जुड़ना, आप जैसे विद्वजनों से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और आप सबके बीच में मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अभी अभी एक लाइन बज रही थी यहाँ पे, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। आज का सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। सहज ही आज आनंद जी ने वो गीत बजा दिया जो मेरा बहुत प्रिय गीत है। मैं अपने अध्यात्म के महासूर्य गुरु आचार्य श्री महाशमन जी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, और आप सबकी भीतर सत्य को जानने की, अपने शरीर मन और आत्मा के भीतर के रहस्यों को जानने की जो पिपासा है, उन सभी पिपासु जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अलका जी शायद जुड़ी हुई होंगी, उन्हें भी मेरी तरफ से मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप सबका सम्मिलित श्रम हम जैसे सैकड़ों हजारों पिपासुओं की प्यास बुझा रहा है। आज मैंने कहा, एक लाइन मैंने अभी अभी सुनी, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होवे रे। मैंने नहीं सोचा था कि आज आनंद जी ये गीत बजाएंगे, लेकिन जब ये गीत बज ही गया है तो मैंने इसकी इस लाइन को पकड़ लिया है। कैसे पकड़ लिया कि मैं, एक सेकेंड इसको सेंटर, तो मैं अगर ये कहूं कि हम जन्म लेते हैं और जन्म के साथ ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन क्या हमारा जन्म हमारे द्वारा निश्चित होता है, या हम स्वयं उस जन्म को धारण करने के लिए चयन कर सकते हैं अपना हम कौन सा जन्म लेंगे, कैसा लेंगे, किस घर में जाएंगे? हम चयन नहीं कर पाते हैं। जन्म का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है माँ की कोख। इसलिए जब ये पंक्ति बजी, हम मरने के लिए हमने सुना है कि प्राण निकलने के शरीर में 10 द्वार होते हैं, कहीं से भी निकल सकता है, यानी मरने के कई रास्ते हैं, लेकिन जन्मने का सिर्फ एक ही रास्ता खुला रखा है, वो रखा है माँ की कोख। इसलिए इस दुर्लभ मानव जीवन को हमें, इस दुर्लभ मानव जीवन में हमें लाने के का माध्यम बनने के लिए उस माँ की कोख को आज हम आंख बंद करके अनंत कृतज्ञ भावों के साथ में, अनंत धन्यवाद की फीलिंग के साथ में हम उन्हें प्रणाम करेंगे, और इस दुर्लभ मानव जीवन का के लिए लाने का जो निमित्त हमारा बना, हमारे लिए जो कष्ट सहे, उस माँ का लाख लाख धन्यवाद है। अब हम चलते हैं आगे। ये आज हमने बात करेंगे, मैंने सब्जेक्ट दिया है, फील द डेप्थ ऑफ योर रिलेशंस विथ योर पैशन। रिलेशन की डेप्थ को हम सब कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना रह नहीं सकता, इसीलिए परिवार का निर्माण करता है। वो कभी जंगलों में अकेले जीवन जी नहीं सकता, इसीलिए वो समूह का निर्माण करता है, समाज का निर्माण होता है, और ये समूह, ये समाज उसकी सामाजिकता का पोषण करते हैं। ये बात सत्य है, आप में से हर कोई इस सत्य को अच्छी तरह जानता भी है। लेकिन इतना जानते हुए भी हम में से कितने लोग हैं कि रिश्तों की डेप्थ को जानते हैं? मैं क्लियर कर दूं, आज जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, ये रिश्ते निभाने की कला, ये रिश्तों की डेप्थ में जा करके उनके साथ बॉन्डिंग जैसे बॉन्डिंग बनाने की जो चीज है, वो कहाँ से आती है? वो भी आप जानकर आश्चर्य करेंगे, वो भी आपके शरीर के अंदर से ही आती है। और कुदरत ने हमें ऐसे ही नहीं बना दिया सामाजिक प्राणी। कुदरत ने हमें सामाजिक प्राणी इसीलिए बनाया क्योंकि उसने रिश्ते निभाने के लिए भी हमारे भीतर वो बीज डाले हैं कि हम उनकी डेप्थ को समझें और उन्हें सहजता के साथ निभा सकें। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, कितना बड़ा आश्चर्य है। तो अभी आपसे कहूं कि इसका बीज जब कुदरत ने हमारे अंदर डाला है, तो हमें क्या उसे समझना, जो सत्य के खोजी हैं, जो सच में सुखी और सफल जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और मैं तो समझती हूँ आप जैसे लोग जान करके अगर इसको और अधिक दूर तक दूसरे लोगों तक इसे यहाँ मैं दूसरे लोगों का मतलब मेरा कहने का मतलब है युवा पीढ़ी तक, क्योंकि ये चक्र बुढ़ापे से ही नहीं युवा पीढ़ी से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ चक्र है। अब मैं बताऊंगी कैसे है। रिश्तों की डेप्थ जब हम जाते हैं तो इस चक्र को जिसकी हम बात करें, पिछले वीक हमने बात की थी किस चक्र की थी? मूलाधार चक्र की, यानी उस चक्र की जिसके बेस पर हमारा जीवन शुरू हो जाता है। अब दूसरा हम उससे थोड़ा ऊपर आए, यानी नेवल के नाभि से 4 अंगुल नीचे, नाभि से लगभग 2 इंच नीचे, यानी 4 अंगुल लगभग नीचे ये चक्र होता है। और आपको सभी को मालूम है कि ये सारे चक्र हमारे बैकबोन में होते हैं, रीढ़ की हड्डी में होते हैं, सामने नहीं होते हैं। सामने तो हम आपको दिखाने के हिसाब से इस चीज को बताते हैं कि ये चक्र या ये चीज कैसे काम कर रही है। तो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र जिसे कहते हैं, जिसे स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, तो ये स्वास्थ्य केंद्र क्या है? ये वो केंद्र है जहां पर मूलाधार में शक्तियां स्टोर होती हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां से हमारी शक्तियां ऊर्ध्वारोहण करना शुरू करती हैं। अब इसीलिए इस चक्र को या इस केंद्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण कैसे माना गया है? क्योंकि हालांकि 7 चक्रों का जो भी हमारे बॉडी में जितने भी चक्र हैं वो उन सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये एक चक्र स्वाधिष्ठान चक्र की बात करूं या इसको कहूं कि स्वास्थ्य केंद्र है, तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी शक्ति कम होगी चलेगा, थोड़ी बुद्धि भी कम होगी तो भी चलेगा, थोड़ा आनंद कम होगा तो भी चलेगा, थोड़ी तेजस्विता कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर जहां से हम जुड़ते हैं, जहां से हमारी पावर एक्सपैंड होती है, जहां से हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना शुरू होता है, जहां से हम जीवन को निर्धारित करते हैं, आने वाले कल का निर्माण करते हैं, वो चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इसे कई दफे वूम्ब चक्र भी बोलते हैं, यानी पेट चक्र भी बोलते हैं कई जने। इंग्लिश में कई दफे इसे वूम्ब चक्र भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जब हम जन्म लेते हैं हम 9 महीने तक एक माँ के गर्भ में रहते हैं और ये चक्र हमारे जो जेनिटल्स हैं उनके ठीक पीछे है, यानी जब भी हमारी जननेंद्रियां काम करती हैं तब इस चक्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जननेंद्रियों के काम करने से, एक्टिवेशन से ही हम नई संतान को पैदा करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वो चक्र है, ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पर अगर जो हमें क्या इच्छा पैदा करता है? जन्म देने की, नई संतति के, नई संतान के जन्म देने की इच्छा हमारे भीतर पैदा करता है। ये वो स्थान है जहां पर स्त्री और पुरुष, यानी हर इस इंसान के अंदर स्त्रियोचित गुण भी होते हैं और पुरुषोचित गुण भी होते हैं। हर इंसान में होते हैं, किसी में स्त्रियोचित गुण ज्यादा बढ़े हुए होते हैं और किसी में पुरुषोचित गुण ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस जो है यहाँ पर स्त्री की एनर्जी भी काम करती है और पुरुष की एनर्जी। मैं इस चक्र को एक नए ढंग से समझने के लिए आपको तैयार कर रही हूँ। अगर आपको ये मालूम है कि मेरा ये चक्र जहां से स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का संगम है, दोनों की एनर्जीज का बैलेंस मांगता है, तो हम हमेशा अलर्ट रहेंगे। लेकिन ये बात हम में से शायद 15, 20, 25 साल के बच्चे यहाँ नहीं बैठे होंगे, हमें आज पता चल रहे, हम समझ रहे हैं इसको, जबकि हमारे बच्चे पैदा करने की उम्र निकल चुकी है। फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने भी देर से सीखा, लेकिन अब मैंने ये बीड़ा उठाया कि लोगों को अगर मैं
युवा पीढ़ी को स्पेशली ये डिफाइन कर सकूं, समझा सकूं, इस साइंस के बारे में बता सकूं, बॉडी के इस मैकेनिज्म के बारे में बता दूं कि ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम किस तरह से यहाँ से हम बच्चों के निर्माण, अपनी ही संतान के यानी अपनी जाति के निर्माण में, मानवता के नव निर्माण में योगभूत बनते हैं। और ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है। और कुदरत अपनी ये जिम्मेदारी नहीं भूला कि जो मानव इस धरती पर जन्म लेगा वो मनुष्य के थ्रू आएगा और एक वापस एक मोक्ष मार्ग तक की साधना कर सकता है, पावरफुल साधना वो कर सकता है। ये चीज मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ जो जनरल आम लोगों में अपन लोगों को बताई जाती हैं। आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वो बेसिक जानकारी है। जब तक अनुभव के स्तर पर और आप इसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे तब तक इस चक्र के एक्टिवेशन का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस चक्र का कलर है, हम लोग आमतौर पे, मैंने आपको ये बोला कि जन्म देने की सबसे बड़ा काम इसका है कि हम जन्म देने की प्रक्रिया से जोड़ता है। यहाँ अर्थात हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे भाव तीनों को एक जगह ला करके इकट्ठा करना इसकी प्रवृत्ति है। यानी अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो हमारा शरीर, मन और भाव तीनों संतुलित होते हैं। यानी इसीलिए इसे आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी कहा जाता है। स्वास्थ्य केंद्र का मतलब हो गया कि हम अपने स्वास्थ्य को भी सॉलिड बना, क्योंकि अगर तन ठीक है मन ठीक नहीं तो भी प्रॉब्लम है, मन और ठीक है तन ठीक है भाव ही अच्छे नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए तन मन और भाव तीनों का खूबसूरत संगम, बैलेंस इस चक्र के द्वारा हम स्थापित कर सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। और तीसरा इसका बड़ा फैक्टर क्या है मैं बताऊं उससे पहले आप समझें इसको कि तीसरा बड़ा फैक्टर इसका है, ये सृजन के उत्कर्ष तक पहुंच जाता है। सृजन का उत्कर्ष क्या होता है मैं इसे डिफाइन करूं। सृजन का उत्कर्ष यानी आपकी भीतर की सृजन चेतना। सृजन चेतना मतलब कुछ नया करने की भावना। यानी हम कहें ये पृथ्वी है, ये सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया पृथ्वी है। और अगर मैं ये कहूं कि ये पृथ्वी ये हमें संभालती है, ये हमें अनाज देती है, ये हमें रहने के लिए घर देती है, हमें सॉलिड हमें संभालती है, हमें पकड़ कर रखती है, तो आपको लगेगा कि ये तो इन्होंने नई बात बता दी। ठीक इसी तरह किसी भी चीज को नए ढंग से प्रस्तुत करने की जो भावना मनुष्य में होती है वो किसी और में नहीं होती। बट ये कलात्मक शक्ति हमारे कहाँ से आती, इसी केंद्र से आती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर हम अवेयर हैं तो हम अपने इस चक्र के इस पॉइंट के माध्यम से, इस केंद्र के माध्यम से एक बहुत बड़ा, दुनिया को बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। नया नया नई मतलब नए नए अन्वेषण कर सकते हैं, नई नई खोज कर सकते हैं और ये सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर मैं नेगेटिविटी के फील्ड में कोई हथियार बनाने जा रहा हूं, मेरे मन में आ रहा है मैं हथियार बनाऊं, मेरा नया आइडिया है, तो भी वो पॉजिटिव हो सकता है अगर उसे सुरक्षा की दृष्टि से ही यूज किया जाए। लेकिन अगर उसे अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए यूज करते हैं या नई कोई खोज करते हैं केवल अपने स्वार्थ की दृष्टि से, तब या फिर हिंसक मनोवृत्ति से उसे यूज किया, तो दोनों ही दृष्टियों से हम यहाँ पर ये वो केंद्र है जहां हमारी हर नेगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग दोनों स्टोर होती है। हमने देखा था मूलाधार चक्र में हमारी एनर्जी क्या होती है, हमारी एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी ऊपर उठते उठते यहाँ पर आकर के क्या होता है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों स्टोर हो जाती है। ये जब ये स्टोर हो जाती हैं, अगर हमें पता है कि ये कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, तो नेचुरली हम अवेयर रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे और हम किसी भी तरीके से
इस नेगेटिव एनर्जी को यहाँ स्टोर होने नहीं देंगे। और आज की क्लास हमारे लिए इस बात का हमारा एक प्रयास रहेगा कि आप सबके भीतर जमी हुई सारे पुराने संस्कारों, इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी संस्कार हमारे साथ होते हैं, जो भी नेगेटिविटी हम लेकर पैदा हो गए और जो हमने कलेक्ट कर ली, स्टोर कर ली, आज हम उन सबको भी रिलीज करेंगे ताकि हमारी सृजन चेतना कुछ, क्योंकि जब पुराना निकालेंगे तभी तो नए की जगह बनेगी, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो। जब हम पुराना निकालेंगे तभी हम नए की जगह बना पाएंगे। इसलिए प्लीज आपके घर में भी कहीं पर भी कोई पुरानी चीजें अनयूज्ड पड़ी हैं तो प्लीज उसे निकाल दीजिए अपने घर से, ताकि यूज की कोई नई चीज आपके लिए आ सके जो हर पल आपको पॉजिटिविटी देगा। इस चक्र का कलर कैसा है? वैसे तो इस चक्र का कलर प्योर ऑरेंज माना जाता है और मैं आज अभी ऑरेंज कलर ही लेकर पहनकर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे आज इसके बारे में बात करनी है और इस ऑरेंज कलर की पावर को फील भी करना है, आना भी है। अभी जब रिश्तों की बात कर रहे हैं तो ये 3 बेसिक चीजें मैंने इस चक्र की बताई कि इन 3 चीजों को अगर हम संभाल लेते हैं तो हमारा कल, आज और कल तीनों खूबसूरत बन जाते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारा वर्तमान भी सुंदर हो, भविष्य भी अच्छा हो और बाद में जो वर्तमान हमारा पास्ट बन जाएगा वो पास्ट भी अच्छा हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसे बैलेंस करें। इसका मूल कलर ऑरेंज है। हमने मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों की बात की थी, इसमें हम 6 पंखुड़ियों की बात करेंगे। आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक सर्कल बनाएं, एक प्लेन पेपर लेके एक गोल सर्कल बनाएं। पहले सर्कल बनाएं और इस सर्कल में बीचों बीच आप एक अर्ध चंद्राकार आकार में आधा चंद्रमा जो होता है ना, आप दूज का पंचमी का चांद देखते हैं, ऐसा चांद बनाएं। आपको दिख रहा है सबको? ऐसा चांद आप बनाएं। और ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में मैं बताऊं, ये आप सच में ये चांद है, ये चंद्रमा है, इसकी विशेषता है। और ये जो ओपन आपको दिख रहा है स्पेस, इसे आप खुला छोड़ दें। अब इसके चारों तरफ 6 कमल की पंखुड़ियां बनाएं। कितनी पंखुड़ियां बनाएंगे? 6। जैसे अभी मैंने 1 बनाई है, देखिए आप, मैंने 1 बनाई, इसके चारों तरफ 6 पंखुड़ियां बनाएं कमल की। जैसे ही ये 6 पंखुड़ियां आप बनाएंगे, लंबी छोटी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हाथ से बना रहे हो। ये 6 पंखुड़ियां आपने बनाई और ये 6 पंखुड़ियां जो हैं, ये सब कौन से कलर की होती हैं? डार्क ऑरेंज कलर की, चमकता हुआ ऑरेंज कलर है। जब मैं ध्यान कराऊंगी, आपको बोलूंगी कि इन पंखुड़ियों की परिकल्पना करें, तो आपको एकदम ऑरेंज कलर की परिकल्पना हो जानी चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका जो पावरफुल बीज मंत्र होता है, वो आपको सबको वैसे तो पता ही होगा, ये होता है वम। व लिखना है और उसके ऊपर बिंदी लगानी, वम। मैं ये स्पेस जो आपको दिखा रही हूँ, ये जगह जो आप देख रहे हो, आपको शायद दिख रहा होगा, बीचों बीच जो जगह आपको, ये जो राउंड बना है आपका, चंद्रमा को छोड़ के जो राउंड बन गया है, इस राउंड जगह पे एक बार आंखें बंद कीजिए और वहां पर रात के अंधेरे में जो समुद्र होता है, गहरा समुद्र, गहरे समंदर की कल्पना आपको वहां पे करनी है। आपने ये चित्र बना लिया होगा। पंखुड़ियां ऑरेंज कलर की होती हैं। ये ऑरेंज कलर यहाँ पे आएगा, ये वाला जैसा ऑरेंज मैं दिखा रही हूँ, ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सब जगह आ जाएगा। बाद में आप इसे कलर कर लीजिएगा। चंद्रमा आपका व्हाइट ही रहेगा और ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया है। इस एरिया पे मैं आपको बोल रही हूँ, आंख बंद करें और 1 मिनट के लिए गहरे लंबे श्वास लेते हुए उस जगह पर गहरे रात के अंधेरे में एक विशाल समंदर की कल्पना करें। काले रंग की लहरें धीरे धीरे उठ रही हैं
और पूरा शांत समंदर है। श्वासों की गति को मंद रखें, आंखें बंद करें और उस गोलाकार क्षेत्र में, रात्रि के नीरव वातावरण में फैले हुए विशाल समंदर की कल्पना कीजिए। और गहरी शांति का अनुभव करें। ये विशाल गहरा समंदर अनुभव करें, अपने भीतर समाया हुआ है। और इस जगह पर मन ही मन पार्श्वनाथ भगवान की साधना करें, जप करें 3 बार। और जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, दूसरे धर्मों से, वो इस स्थान पर विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा विष्णु के नाम की परिकल्पना जप करें। अनुभव करें, आपके स्वाधिष्ठान केंद्र पर इस चक्र का अनुभव करें। नाभि से 4 अंगुल नीचे 6 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। बीच में आकाश में चंद्रमा चमक रहा है और शांत विशाल समंदर फैला हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान का जप करें, विष्णु का जप करें। मुस्कुराते हुए आंख खोले। मैंने ये प्रयोग कराया है, ये मैंने, क्योंकि समय का मैं आपको केवल टिप दे सकती हूँ। जब हम इसका पूरा प्रयोग कराते हैं और स्पेशली जब हम पूर्णिमा के दिन का दिन हम इसका पूरा प्रयोग करवाते हैं, इसके चमत्कारिक प्रभाव हमें मिलते हैं। ऐसे चमत्कारिक मतलब जो अद्भुत शांति, जिसका मतलब कहते हैं कि विरल शांति, जिसे अभी मुझे जहां तक लगता है, अभी आप सो के उठे हुए हैं सभी लोग, और सभी ने, मुझे ऐसे लगता है 1-2 सेकंड के लिए जरूर फील किया होगा। पार्श्वनाथ भगवान इस यहाँ पर, हमारे यहाँ पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, उनका जप किया जाता है। और जितना जितना ये लयबद्धता बढ़ती जाती है, तो उतनी उतनी हमारे भीतर एक नई एनर्जी का संचार होता है। और सनातन धर्म में इस जगह, इस स्थान के देवता विष्णु को माना गया है। और आकृति की दृष्टि से दोनों में डिफरेंस नहीं है, पर ये एक अलग चर्चा का विषय है। हम इस पर फोकस करें कि हमें किस तरह से इसका ध्यान करके इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने हैं। लाभ जैसे ही हम इस पे ध्यान करते हैं इस तरह से, इस विशाल समुद्र की कामना के साथ, तो हमारी डेप्थ बढ़ती है। देखिए डेप्थ कैसे बढ़ती है, जब आदमी, हम किसी को भी छिछला व्यक्ति पसंद ही नहीं होता। हम जब रिश्तों में डेप्थ की बात करते हैं, तो पहले मुझे गहरा बनना पड़ेगा, तब मैं दूसरों की कमियों को पी पाऊंगी, अपने भीतर उसे सहन कर पाऊंगी। मैं गहरी नहीं हूं। आज समंदर कितना भी बड़ा है, लेकिन हर नदी को समाहित करने की क्षमता रखता है, यानी हर, और जो लहर उठती है, अभी मैंने और आगे ध्यान नहीं कराया, अभी केवल आपको शांति का एहसास कराया, पर साथ ही साथ जब आप इस शांति के साथ जप कर रहे हो, मैं जब समंदर में लहरें भी उठेगी, वो विजुअलाइजेशन भी आपका चलना चाहिए। और जो लहरें उठती हैं, आपको दिख रही हैं समंदर में उठती हुई लहरें, वो लहरें हमारी चेतना का प्रतीक होती, चेतना के प्रवाह का प्रतीक है, और वो हमारी चेतना को धीरे धीरे पुश कर रही हैं और ऊपर ले जा रही हैं। जब हम ऐसा विजुअलाइजेशन करते हुए
ध्यान करते हैं तो हमारा ये चक्र आश्चर्यजनक लाभ हमें देता है। आश्चर्यजनक जिसको कहते हैं वो वाला लाभ मिलता है। ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने करा, मैं बीच बीच में कई प्रयोग करवा सकती हूँ, आप इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज, अब मैंने ये कह दिया वम बीज मंत्र, इसको 288 हर्ट्ज साउंड का जो है 288 साउंड्स आपको मिल जाते हैं। मतलब जो आप वम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, अब आप बोलेंगे इसको मैं मापूं कैसे, तो ये थोड़ा टफ काम है, लेकिन इसे आप कहीं से भी यूट्यूब से ले करके भी सीख सकते हैं। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 288 हर्ट्ज पर वम बीज मंत्र का अगर हम उच्चारण करें वो भी हम कर सकते हैं, तो भी ये चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। अभी मैंने कहा कि हम सृजन चेतना की बात कर रहे हैं, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिस रिश्ते को जीने के लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं, और मरते वक्त मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बनारस में मरेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और मरते वक्त लोग सोचते हैं कि हमारा अंतिम समय कोई गुरु चरणों में बिताना चाहता है, और एक हिंदू मान्यता के अनुसार बनारस में कोई मरेगा, वाराणसी में जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये मान्यताएं हैं, लेकिन ये जो मान्यताएं हमें प्रभावित करती हैं और हमें आकर्षित करती इस बात के लिए कि जिस जीवन को हमने जीवन भर जिया, ये हमें डिटैचमेंट की ओर ले जाती है। एक्चुअली परिवार से विमुख हम साधु नहीं बन सकते, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है, हर व्यक्ति देने के लिए आया है इस धरती पर। अगर हम अपने आप को बार बार ये कहें कि मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं कुछ देने के लिए इस दुनिया में हूं, और हम में से ज्यादातर क्या करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, बेटे ने ये नहीं किया, बच्चे ने ये नहीं किया, बेटी ने ये नहीं किया, पति ने ये नहीं किया। मतलब हमारे पास शिकायतों का एक इतना बड़ा पुलिंदा होता है जो हमारे भीतर नेगेटिविटी को स्टोर करते जाता है। कैसे स्टोर होती मैं वो बता रही हूँ। नेगेटिविटी जब स्टोर होने लगती है तो हमारे अंदर स्वार्थ पैदा हो, तब हम केवल पाना चाहते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, पति से संतुष्ट नहीं, बच्चों से संतुष्ट नहीं, यानी हर रिलेशन की बात हो रही है। और आप अपने आप से पूछिए कि कितने रिलेशन हैं जो हम चयन करते हैं और कितने रिलेशन ऐसे हैं जो हमें सहज मिलते हैं। कोई चैट बॉक्स में बताएगा मुझे कितने रिलेशन ऐसे हैं। सच मानिए एक रिलेशन केवल ऐसा है जो जीवन साथी का रिलेशन है, वो हमें सिलेक्शन का मौका देता है। इसके अलावा सारे रिलेशन, ना हम पिता का सिलेक्शन कर सकते हैं, ना माता का सिलेक्शन कर सकते हैं। कंचन जी का आया है कि सभी रिलेशन, नहीं जी, सभी रिलेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक रिलेशन ऐसा जिसका हम सिलेक्शन करने की आजादी हमें दी गई, वो रिलेशन है अपने जीवन साथी का सिलेक्शन करने का। यानी अगर मैं और ओपन वर्ड्स में कहूं, जिसके साथ मिलकर हमें एक नई मानवता के निर्माण में अपनी शक्ति को लगाना है, वहां पर उस लाइफ का, हम उस जीवन का या उस रिलेशन का हमें सिलेक्शन का अधिकार होता है। यानी हम चयन करते हैं कि हाँ हमें ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, इसके साथ मैं जीवन बिताना पसंद करूंगी। लेकिन माँ अच्छी बुरी काली गोरी सब मुझे सहज मिलती है, भाई बहन भी सहज मिलते हैं, सब रिश्ते सहज मिलते हैं। केवल ये रिश्ता जो जीवन साथी का रिश्ता है उसका सिलेक्शन होता है, और इसीलिए यही एक वजह है कि इस रिश्ते के साथ तलाक जैसा नेगेटिव वर्ड भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को गहराई से? जिसका सिलेक्शन किया उसके लिए हमें क्या होता है, डिवोर्स जैसा वर्ड जुड़ता है, और बाकी रिश्ते, और जब हम ये दो रिश्ते जुड़ते हैं, स्त्री एनर्जी और पुरुष की एनर्जी, तब जाकर के वापस एक नई संतति का हम निर्माण करते हैं। तो रिश्ते सारे इसी वूम्ब से जुड़े, यानी माँ की नाल से। अगर मेरा भाई है तो मेरा ब्लड, हम लोग बोलते हैं खून के रिश्ते, भाई है तो अगर मेरा भाई कुछ बुरा कर रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ संस्कार वो पूर्व जन्म के लेके आया होगा, लेकिन जीन्स, वो उसके कुछ गुण मेरे भीतर भी आएंगे, मेरी बहन के भीतर भी आएंगे, यानी मेरे जितने भी सिबलिंग्स हैं, मेरे चाचा चाची, क्योंकि मैं पापा के गुण लेकर भी आई हूँ। तो स्त्री और पुरुष, माता और पिता, दोनों के गुणों का समन्वय
एक व्यक्ति होता है और वो कुनबे का निर्माण कर देता है। अब चाहे वो मेरे रिश्ते बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, हमें कैसे उन्हें पॉजिटिव, उनकी डेप्थ को समझना है। जैसे ही हम ये जानते हैं कि मैं जिस नाल से, जिस कोख की नाल से जुड़ी हुई थी, जिसे बाद में काट दिया गया था, मेरा भाई भी उसी कोख की नाल से जुड़ा हुआ था, मेरी बहन भी उसी कोख की नाल से जुड़ी हुई थी, और मेरा चाचा भी मेरी दादी की कोख से जुड़ा हुआ था, मेरा ताऊ भी मेरी उसी की कोख से जुड़ा हुआ था। तो फिर डिफरेंस कहाँ है जब हम सब एक खून हैं? तो कम ज्यादा हो, ये उनके गुण और दुर्गुण दोनों हमारे भीतर समाहित होते हैं। और अगर हम समझदार हैं, जागरूक हैं, ये ऐसी क्लासेस जो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनके माध्यम से हमें सीखने का ये मौका मिलता है कि हम इस एनर्जी को, जो गलत चीजें हमारे भीतर रिश्तों की को समझ ना पाने की जो हमारे भीतर कहते हैं ना, छिछलापन आ गया है हमारे भीतर, उसे हम दूर करके रिश्तों की डेप्थ में जा सके। और इसीलिए, और अब मैंने जोड़ूंगी मैं पैशन वर्ड को। पैशन एक ऐसा वर्ड है, अगर ये चीज बचपन से डाल दिया जाए, बचपन से ही दिमाग में लेके, हर व्यक्ति इसे लेके पैदा होता है, पर वो अपनी रुचि की चीज में जी जान लगा देना, मतलब किसी काम के लिए जी जान लगाना, पैशन हर इंसान के अंदर होता है, जिसे कहते हैं बुल कल्चर भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे बुल कल्चर बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं जुनून, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कहें जुनून। इंग्लिश में पैशन भी बोलते हैं। जुनून मतलब जिसमें तन मन भाव सब कुछ आपने झोंक दिया, अपना पैसा, बस आपको हर हाल में सक्सेस चाहिए। ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा पैशन क्या आप अपने रिश्तों के प्रति भी रखते हैं? हस्बैंड वाइफ झगड़ा हो करते हैं, मान लीजिए रोज झगड़े भी हो रहे हैं, तो ब्रेकअप की बात आ जाती है। माँ बाप से झगड़े होते हैं, आजकल माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाने लगे हैं हम लोग, माँ बाप या जो बुजुर्ग हैं हमारे घर के, क्योंकि वो हमें टेंशन देते हैं, वो हमें टोकते हैं। अब रही बात भाई बहनों की, तो क्या हुआ, बहन की शादी होके दूसरे घर चलेगी, भाई का मन हुआ तो बुलाएगा, नहीं मन हुआ तो नहीं बुलाएगा। यानी हम रिश्तों को की डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं कि जब तक हम इन रिश्तों को पकड़ के नहीं रखेंगे, इनके साथ प्रेम से जुड़ के नहीं रहेंगे, हम खुश नहीं रह सकते। आप मान के चलिए, एक मैं आपको एक घटना बताती हूँ, ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा था और वो रोज बीमार रहता था, दुनिया का हर इलाज उसने करवा लिया और उसका इलाज पूरा नहीं हो रहा, मतलब ठीक नहीं हो रहा था। तब उसने, वो जैसे हम जैसे किसी भी लोगों के पास बहुत सारे बड़े बड़े दूसरे हीलर्स भी हैं, उनके पास वो गया उसने ये घटना रखी। उनकी डीप स्टडी करने के बाद उनकी वाइफ से पूछा गया कि आपकी सास के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक ही हैं, वो घर में रहती हैं और मैं बस उन्हें खाना दे देती हूँ, वैसे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटे से पूछा आपके रिश्ते कैसे हैं? बोले ठीक है, मैं काम से आता हूँ, माँ सोई जाती है लगभग, और सुबह मैं उठता हूँ, तब तक वो अपने धर्म ध्यान पूजा मंदिर में रहती है, मैं चला जाता हूँ। यानी न बेटा अपना फर्ज पूरा कर रहा है, न माँ पूरा कर रही है। लेकिन माँ कभी, हम लोग ये मान के बैठते हैं कि माँ कभी हमारा बुरा नहीं कर सकती। ठीक है, माँ बुरा नहीं कर सकती है, लेकिन मन से कहीं तो आवाज आती है ना कि आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। ये जो माँ से कनेक्शन कट हो रहा है, यानी मैं माँ को पूछ नहीं सकता हूँ, माँ के लिए रुक नहीं सकता। अगर मुझे ऑफिस जाना है, माँ पूजा में लगी, 10 मिनट में वेट करके जा सकता हूँ, माँ कैसे थे, कल पूरा दिन कैसा बीता, आपने क्या किया। और हमारा जब ऐसा माँ के भीतर से सहज आशीर्वाद नहीं निकलता है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता, मैं केवल माँ के रिश्ते को नहीं डिफाइन कर रही हूँ, या मैं हर रिश्ते से बोल रही हूँ। अगर भाई बात नहीं कर रहा है तो बहन बार बार जा करके पूछे, या क्योंकि जब तक ये रिश्ते प्रेम से पगे हुए नहीं होंगे, मिठास से भरे हुए नहीं होंगे, विश्वास से भरे नहीं होंगे, तब तक आपकी सक्सेस पर हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। क्यों लगता रहेगा? क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, लेकिन आप हैप्पी नहीं रह सकते। जब तक आप हैप्पी नहीं रह सकते हो, खुश नहीं हो, आंतरिक स्तर पर खुश नहीं हो, आत्मा के स्तर पर खुश नहीं हो, इस बात से खुश नहीं हो, अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करके जब हम देखते हैं और हम पाते हैं कि हमने कितने लोगों को हर्ट किया है, तो अपने आप से मतलब बेचैनी होती है और ऐसे लगता है जल्दी से हम इस घृणा से, इस फीलिंग से बाहर आ जाए।
क्योंकि हमने किसी को हर्ट किया है, ये फीलिंग इंसान को जिंदा नहीं रहने, वो कचोटती है अंदर। जब भी हम अकेले बैठते हैं, आत्मा के स्तर पे बात करते तो कचोटती, और जब जब कचोटती हमारा ये स्वादिष्टान चक्र सिकुड़ता है, एक्सपेंशन नहीं होता, ऊर्जा ऊर्ध्वारोहण नहीं कर पाती, या समंदर की वो लहरें हमें पुशअप नहीं दे पाती, ताकि इसीलिए हम क्या होते हैं, हम स्वार्थ में बंधते चले जाते हैं। मैंने बताया ये बहुत बड़ा रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं। जब हमें घुटन होती है हम क्या करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। जब हमें घुटन होती है हम क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो आती है इसके अंदर, वो हम क्रूर बन जाते हैं। क्रूरता का मतलब जब हमें कोई परेशान करता है तो हम बोलते हैं आज तो इसे बताना ही है, और बताने के तरीके में आज तो इसको सबक सिखाना ही है, चाहे वो हमारा खुद का बच्चा क्यों नहीं हो। हम एक जानवर की तरह उसे तड़ातड़ मारते चले जाते हैं। हम कितने बड़े निर्दयी हैं अपने ही बच्चे पे। याद करिए, पीछे लौट के जाइए अपने बचपन में, अपने यंग एज में, जब आप 25 साल के थे, शादी हुई थी, 2 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो जानता भी नहीं कि मम्मी को मैं तंग कर रहा हूँ, वो बस मम्मी का प्यार पाना चाहता है, मम्मी को समय नहीं, और मम्मी ने तड़ातड़ मार दिया उसे। बच्चा सुबह डर के परमाणु हमने वहां पे बच्चे के अंदर डाल दिए। कितना बड़ा पाप, या मैं कहूं एक तरह से अभिशाप हम करते हैं अपने बच्चों के साथ में। और अगर कभी मौका मिला तो मैं इस तरह का एक ध्यान, मैं गारंटी देती हूँ, एक ध्यान मतलब एक प्रोसेस में हम जाएंगे तो हम अपने पास्ट को, ये वो चक्र है कि हम अपने पास्ट को भी रिलीज कर सकते हैं, पास्ट के जो नेगेटिविटी उसको निकाल सकते हैं और पॉजिटिविटी को स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक्स है। लेकिन आज जब हम यहाँ पे बात करें तो हमने रिश्ता खराब करना कहाँ से शुरू किया, जब वो बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, वो कुछ नहीं जानता था, 2 साल हुआ, 4, हर समय हमने बार बार कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे ही हो, तुमको तो जन्म देके मैंने गलती की, यहां तक भी हम लोग बोल जाते हैं माँ बाप। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, हम शक्तिहीन होते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं, तब हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा हमारे साथ अच्छा करे। कैसे करेगा? हमने नेगेटिविटी उसके भीतर स्टोर करी थी, और वो स्टोर करा हुआ आइटम जो है ना, वो अब निकल रहा है और हमारी लाइफ को स्पॉइल करता है। तो रिश्तों की डेप्थ में हमें ये डालना पड़ेगा कि हमें पैशन, हमारा जुनून होना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने रिश्ते को संभाल, जो रिश्ते कुदरत ने मुझे दिए, एक बेटा दिया, एक बेटी दी, बच्चे दिए नहीं दिए, पति दिया है, सास ससुर, जो भी रिलेशन कुदरत ने मुझे दिया है उसे मैं खूबसूरती से संभालूंगी। तो आज के बाद ये पैशन हमारा बन जाना चाहिए कि हर हाल में जो बच्चे आ रहे हैं इस दुनिया में, उन्हें हम पैशन के, इस पैशन के साथ कि फैमिली बॉन्डिंग इज द मस्ट, और जिसकी फैमिली बॉन्डेड होती है, जो फैमिली से प्यार करता है, वही आदमी दुनिया में समाज को प्यार करता है। आज तक ये माना गया है कि जो लोग समाज में काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और वो फैमिली से उखड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए वो केवल नाम के लिए काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी समाज से अटैच नहीं है। लेकिन अगर जो जिसकी फैमिली में बहुत प्यार है, सम्मान उसे मिल रहा है, और वो समाज में आकर अपनी सेवाएं दे रहा है, तो इसका मतलब है जो प्यार वो अपने घर में बांट सकता है, उस प्यार का समंदर इतना विशाल, इतना गहरा हो चुका है कि वो समाज को निस्वार्थ कुछ देने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य है। अब हम चलते हैं स्वादिष्ट। अभी मैंने बोला जब हम चिड़चिड़े होते हैं, क्रोध में हो जाते हैं, कभी कभी हम घुटन में जाते, तो हमारी जो भावनाएं सप्रेस भी होती, कोई उग्र हो जाता है, किसी की भावनाएं सप्रेस भी हो जाती हैं। और नारंगी रंग क्या होता है? हमारे भीतर उत्साह और उमंग को बढ़ाता है। नारंगी रंग हमारे भीतर के उत्साह और उमंग को बढ़ाते हैं। तो जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, जब हमें नेगेटिविटी बाहर निकालनी है, तो आज हम एक प्रयोग, क्योंकि मुझे प्रयोग ज्यादा करने हैं और बहुत सारी चीजें मैं आई थिंक ये इतना सारा समय आप मुझे देते, फिर भी मुझे लगता है ये शॉर्ट हो रहा है। चलिए अभी एक मुद्रा, ये आप हाथ है आपके, आपको पहले अपनी नेगेटिविटी निकालनी। नेगेटिविटी निकालने का के लिए क्या करेंगे? ये अंगूठा, ये आपकी छोटी वाली उंगली, छोटी वाली उंगली,
यहाँ पे आप उसके नीचे, एकदम नीचे जो यहाँ उसका वो पर्वत वाला स्थान होता है, वहां पे आप अंगूठा और दूसरे हाथ में, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी रखिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। ये प्रयोग, इसको लगाने के बाद में डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ हम कैसे करेंगे? इसमें एक तरीका है, हम गहरा लंबा आप सब योग के साधक हैं, आप सबको जानकारी है। गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ दें और बाह्य कुंभक लगा लें। जितनी देर बाहरी कुंभक रोक सकते हैं रोकें। जब आपको घुटन होने लगे, जब आपको लगे कि अब मुझे सांस लेना जरूरी है, तब आप सांस ले लें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें, बाह्य कुंभक लगाएं। श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ दें। श्वास को रोकें, फिर श्वास भरें। श्वास छोड़ें, रोकें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, कुंभक रोकें। आपको फील हो रहा होगा कुछ चीज है जो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अनुभव करें आपका स्टोर किया हुआ गुस्सा, आपकी सप्रेस्ड इच्छाएं, सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा है शरीर के पोर पोर से नेगेटिविटी बाहर की तरफ जा रही है। और ये सारी नेगेटिविटी को दूर ब्रह्मांड में जाकर जला दे, कि जल रही है। ये सारी नेगेटिविटी जलकर खत्म हो गई है और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, कन्वर्ट। स्माइल के साथ फेस खोल ओपन करें। ये जो मुद्रा आपने अभी बनाई और इस मुद्रा में आप बैठे, आपको कुछ भी करना नहीं है। कितनी सरल मुद्रा है, ऑब्वियसली इट्स वेरी सरल है, लेकिन इसके रिजल्ट अमेजिंग, अमेजिंग है। सोते सोते करिए, बैठ के करिए, बट आपकी रीढ़ की हड्डी को खाली सीधा रखिए। जैसे ही फीलिंग, आपने पता नहीं कितने लोगों ने फील किया है नहीं, लेकिन लगभग कई लोग, मुझे तो ये फील होता है ऐसे लग रहा है कुछ निकल रहा है, निकलता जा रहा है, गंदगी निकलती चली जा रही है। और ये विजुअलाइजेशन जितना जितना बढ़ता जाता है और इस मुद्रा का एक जादुई प्रभाव पड़ता है, ये आप करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। और जैसे ही हमारे ऐसा करने से हमारा स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब रही बात, इसीलिए हम लोगों में थैंक यू कोमल जी, प्रकाश जी, कोमल जी ने कहा है कि इट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो हम लोग इस चीज को, हम लोग ये मानते हैं कि ये नेगेटिविटी जब निकलती है, रोज की रोज सफाई जब अगर इस चक्र की हो जाए, तो हमारी क्रिएटिव पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल कहा जाता है कि जब बच्चा पेट में हो तो आप अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छा कुछ करो, धर्म ध्यान करो, सब हम एक पॉजिटिव फीलिंग में रहने के लिए हम एक लेडी को इनहेंस करते हैं, मतलब प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसा करो। और 90% आजकल की माताएं ये कोशिश भी करती हैं, माताएं या परिवार के सदस्य, कि उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार रखें।
लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, हम चाहें तो हम एक जानवर भी पैदा कर सकते हैं, और हमारे ऊपर है कि हम चाहें तो एक अच्छे इंसान को, यानी देवता तुल्य गुणों वाले इंसान को हम पैदा कर सकते हैं। और आप सोचिए हम अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर, क्योंकि एक जानवर हमने अगर पैदा किया, हम प्रेगनेंसी में क्रोधित रहे, घुटन महसूस करते, इसीलिए कहा जाता है कि जो गर्भवती माँ होती है उसकी हर इच्छा पूरी की जाती है। हर इच्छा पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि जो नाजायज है उसे भी पूरी करना चाहिए, लेकिन कभी कभी नाजायज इच्छाएं भी आ जाती हैं, तो उन्हें कैसे वो एक अलग गर्भ संस्कार में हम लोग लेते हैं। लेकिन जो जायज चीजें हैं, जो पॉजिटिव है, अगर जो कुछ भी खाने का मन है, या कहीं घूमने का मन है, या कहीं से मिलने का मन है, वो सारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं, क्योंकि एक अच्छे मानव को जन्म दे सके। अगर हमने जानवर पैदा कर दिया, वो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा, और हम अपने रिश्ते की डेप्थ को नहीं समझ पाए। अगर एक माँ ये समझ जाए कि मेरे रिश्ता, इस चीज बच्चे के साथ जो मेरा रिश्ता है वो केवल बच्चे और माँ का नहीं है, वो पूरी मानवता का रिश्ता है। आज अगर एक अच्छा बच्चा पैदा होता है, दैवीय गुणों वाला बच्चा पैदा होता है, तो माँ को कितना गर्व होता है। सोचिए नरेंद्र मोदी की माँ कितनी खुश होगी। नरेंद्र मोदी हर एक के घर में पैदा हो जरूरी नहीं है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जैसा या उससे भी अच्छे, मतलब गुणों से संपन्न ऐसा व्यक्ति, ऐसा सशक्त व्यक्ति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जन्म देने की जो पावर इसके अंदर है, तो जीवन का निर्माण करने की पावर भी कुदरत ने हमारे अंदर डाली है। इसलिए जब भी नेगेटिव फीलिंग हो, यानी ससुराल में आने के बाद लड़की को अगर अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, तो प्लीज, आजकल सब साधन है, बच्चे प्लान ना करें। तब प्लान करें जब आपको लगता है आई एम मतलब मैं मेंटली बहुत खुश हूँ, फिजिकली सक्षम हूँ, तब जाके हम एक बच्चा प्लान कर सकते हैं और इमोशनली बैलेंस्ड हो। अब आती है ये सारी बातें करने के बाद हम अगर खाने की बात करें कि अगर ये चक्र बिगड़ता है, मैंने बताया क्या क्या होता है, रिश्तों में ब्रेकअप होता है, रिश्तों में मिठास नहीं होती है, रिश्ते सूखे सूखे हो जाते हैं, और इन सूखे रिश्तों को अगर हमें बनाना है तो रोज हमें अपने आप से कहना होगा कि मेरे रिश्ते, हे भगवान तुमने इतने अच्छे रिश्ते दिए। मैं रोज करती हूँ ये फीलिंग, ऐसा नहीं है मेरे में कुछ ऐसे रिश्ते नहीं है मेरी लाइफ में, या हर एक की लाइफ में ही होते, कुछ रिश्ते खराब भी होते, लेकिन मैं ईमानदारी से ये जिम्मेदारी जरूर निभाती हूँ कि जो रिश्ते मुझसे दूर हुए हैं, जो रिश्ते मुझसे करीब नहीं है, मैं उन्हें रोज रोज माफ करती हूँ। माफ कैसे करती हूँ कि, और माफी मांगती भी हूँ। हो सकता है मैंने जाने अनजाने आपको हर्ट किया हो, प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी है, और सबसे, जिसकी माँ जिंदा है या नहीं है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, माँ का मतलब केवल ये नहीं है कि वो माँ, धरती माँ भी आपकी माँ, वो आपको सब कुछ देती है, संरक्षण देती है, अपने नेशन की माँ भी होती है। मतलब जैसे आज हमारी भारत माता है, अपने आप से लेवल वाइज करते जाइए कि जो माँ ने मुझे जन्म दिया, क्या मैंने उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है? नहीं निभाई है तो माँ मुझे माफ करो। जैसे जैसे हम माफी मांगते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन ऑटोमेटिकली इस चक्र को बैलेंस करता जाएगा। आप देखिएगा, 10 दिन, हफ्ता भर प्रयोग करके देख लीजिए, आपको फील हो जाए, आपको माँ सपने, जिनकी माँ नहीं है वो सपने में भी दिख सकती हैं, उन्हें फील होगा कि माँ उन्हें हक कर रही है, माँ का प्यार उन्हें, माँ का वात्सल्य, माँ का आशीर्वाद भरा आंचल हर वक्त आपके साथ है, चाहे वो जिंदा है या इस दुनिया से परे। दूसरी चीज, जैसे ही हम दूसरे रिश्तों से, कोई भी रिश्ता है जो आपका अच्छा नहीं है, उनसे आप मांगिए, क्योंकि आपने पैशन पैदा कर लिया कि मैं हर हाल में रिश्तों को अच्छा कर। यही रिश्ते आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ होते हैं, आपके कलीग्स के साथ होते हैं। तो हम जहां जहां रिश्तों में अविश्वास पैदा करते हैं, अपने पैशन को ढीला छोड़ते हैं, वहां रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी बीमार है, हमें लगता है क्या जरूरत है हमें करने की, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हमारा स्वादिष्ठान चक्र कमजोर हो गया। सबके साथ रिश्तों का एक अलग अलग लेवल है। पूछिए अपने आप से, मैंने अपने इस देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए क्या किया है? जिस देश का मैं अनाज खा रही हूँ, जिस देश की सेना से मुझे संरक्षण मिलता है, जिस देश के लिए सब कुछ, मतलब जहां से मुझे सब कुछ मिल रहा है, उस देश का अगर संरक्षण मुझे नहीं मिला होता, तो क्या आज एक स्वतंत्र नागरिक मैं रह सकती थी?
और हाँ, एक और बड़ी बात, ये चक्र स्वतंत्रता से रिलेटेड है, इसीलिए मैं ये बात कनेक्ट कर पा रही हूँ। अगर इस चक्र का गुण आप नोट करोगे तो ये चक्र जो है हमें स्वतंत्रता देता है। कैसी स्वतंत्रता? मन, वचन, काया से हम बंधते नहीं, हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन शरीर के वशीभूत नहीं होती। मैं जैसी हूं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। सबसे बड़ा गुण इसका है कि हमें बंधनों से मुक्त करता है। ऐसा बंधन जो हम बांधते हैं कि उफ मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पार्टी में जाऊंगी अच्छी नहीं लगूंगी, या उफ मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो सिंपल पैंट शर्ट पहन के भी शादियों में आ जाते हैं। उनका स्वादिष्टान चक्र इतना मजबूत होता है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कोई कुछ कहे कुछ भी करे। उन्हें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। जब उन्हें ये मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ये चीज करते हैं कि डेफिनेटली उनको ये फील होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होता है, उन्हें मालूम है वो कहीं नहीं जाएगा। कभी कभी किसी लेडीज को जैसे होता है, या बच्चे को, कभी बाहर बच्चे, ज्यादातर जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, उनको डर रहता है कि कहीं बच्चा गलत नहीं हो जाए। लेकिन अगर आपको अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है तो बच्चा कभी गलत नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर परवरिश पर विश्वास तो करते हैं, घमंड तो आप विश्वास नहीं करते, हम घमंड करते हैं। और अपने इन रिश्तों को सुधारने की बजाय हम बच्चे से बोलते हैं तुम बाहर है, कहीं कुछ खाता पीता तो नहीं है ना, खाना पीना नहीं। तो जब ये खाता पीता तो नहीं है, ये डाउट जहां हमने डाला, और इसकी जगह हम अगर अपने बच्चे से कहें कि बेटा मुझे तुम पर बहुत प्राउड है, मुझे मालूम है तुम बहुत स्ट्रांग है, कैसी भी परिस्थिति आए तुम लड़ सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो संस्कार मैंने दिए हैं उन संस्कारों को और आगे बढ़ाएगा। आप देखिए वो बच्चा दिल से भर जाएगा, और कभी भी कोई भी गलत चीज करने से पहले वो 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, और उस चीज को अपनी जिंदगी से अपने पास भी नहीं आने देगा। लेकिन हम अपने तरीके बदलें, ये यानी ये चक्र हमें पॉजिटिविटी में जीना सिखाता है। अब मैं आपको भोजन की बात करूं, अगर आपको लगता है ये चक्र आपका सिकुड़ा, जैसे आप मिरर के पास खड़े होते हैं, आपको लगता है उफ मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, अब मैं तो स्मार्ट ही नहीं दिखूंगी, उफ मेरे बाल सफेद हो गए हैं, या मेरा तो पेट मोटा है। ऐसे कई आजकल खाली लेडीज को ही सौंदर्य की चिंता नहीं होती, जेंट्स भी उतनी ही चिंता करते, क्योंकि स्मार्ट रहना, आजकल स्मार्ट कल्चर चल रहा है, तो हर आदमी स्मार्टनेस पसंद करता है। बूढ़ों की अपनी स्मार्टनेस होती है और यंग की अपनी होती है, लेकिन स्मार्ट रहना सब चाहते हैं। तो फिर आज से ये बंद कर दीजिए। आपको एक मिरर टेक्निक कराती हूँ। आप सोचिए कि आप मिरर के सामने खड़े, आप ये टेक्निक घर पे करेंगे, बाद में कर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम फिर खत्म, 7:15 हो रहा है, मुझे आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। ये आप सोचिए कि आप मिरर के सामने खड़े, जैसे भी हैं, आपने देखा आपके बाल बिखरे, आपने कंघी कर दी, आप अपने आप से कहो वाह आई एम लुकिंग स्मार्ट, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ऐसा सोच ही नहीं पाते हम धड़ करके। एक एज के बाद, यंग एज में तो सब करते हैं, लेकिन इस एज में आने के बाद ज्यादातर लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? उन्हें लगता है मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप ध्यान में बैठने से पहले मिरर में अपने आप को देखें कि ओ मेरी स्किन तो इस एज में भी इतनी ग्लो करती है, वो आज से मैं इसकी केयर करूंगी, मैं और स्मार्ट रह के जा। और मैं हमेशा एक सब्जेक्ट में कभी कभी क्लास लेती हूँ, और वो क्लास होती है नहीं मैं बूढ़ी होना नहीं चाहती, और वो नहीं वर्ड जो है वो चीख के साथ आता है, नहीं मैं बूढ़ी होना नहीं चाहती। और उसके अंदर हम यंग रहने की टेक्निक्स सिखाते हैं। यंग रहने का मतलब ये नहीं कि आपके बाल काले कर देंगे, आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। यंग रहने का मतलब है आप हर पल को जॉयफुल प्लेफुल मोड में जिएंगे। यानी कोई हमें बोलता है पिक्चर चलो, तो हम लोग बोलेंगे क्या करना है इस उम्र में जाके, इससे चाहे एक समाई कर लो, एक ध्यान कर लो। नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें पिक्चर के लिए भी जाना चाहिए। अच्छा हम पिक्चर जाएंगे, हॉल में बैठे बैठे हम अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं यहाँ आने से थोड़ी देर के लिए मेरा मूड चेंज हो गया, मैं कितना हल्का फील कर रही हूँ। हो सकता है पिक्चर के सीन के साथ साथ हम इतना रो लिए कि अपने आप को एकदम रिलैक्स हो गए। घर में लाख रोने की इच्छा हो रही है, अंदर भरा हुआ पर निकाल नहीं पा रहे, ऐसा हो सकता है ना, कई टेक्निक्स होती हैं। और इसकी जगह ये भी हो सकता है
कि अगर मारधाड़ ऐसी पिक्चर है तो हम बैठे तो रहेंगे, लेकिन हमें अपना विश्वास हो जाए कि मैं एक अहिंसक इंसान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और हम पिक्चर छोड़ के भी आ सकते हैं। पर अपने आप को टेस्टिंग का मौका तो दीजिए। हम टेस्टिंग के मौके के लिए ही नहीं देते हैं, और हमारा पैशन धीरे धीरे दबता चला जाता है। जुनून, जुनून नाम की जो चीज जवानी में हमारे पास थी, जुनून नाम की चीज जो हमारे पास ऐसा लगता था कि पति रूठ जाता था तो हम 10 बार मना लेते थे, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज यही कर दो, प्लीज ये ला दो, प्लीज, अच्छा मैं आपका ऐसा कभी नहीं करूंगी। और यही चीज जब हम एज होती है, हमने ठीक है आपको मानना तो मानो, नहीं तो आप जानो, मेरे आपका काम जानो। हमारी लैंग्वेज ऐसे चेंज होती है, जैसे ही ऐसे चेंज होती है, इसीलिए एजेड लोगों का ज्यादा स्वादिष्टान चक्र खराब। तो मैंने कहा हमें खाने की बात करनी है। हमें ऐसा जब भी फील हो, आप ऑरेंज खाइए, आपको बहुत खुशी फील होगी। ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, पपैया, कैरेट, ऐसी कई चीजें जो ऑरेंज अंदर से हैं, उन्हें आप खाइए। और जैसे ही आप ऑरेंज कलर को विजुअलाइज भी करें, कोई ऑरेंज कलर का फ्लावर हो या कोई ऑरेंज कलर की चीज हो, आप उसे अपने सामने रखिए और केवल आप उसे देखिए और कुछ भी नहीं करना, खाली आप 5 मिनट तक कंटिन्यूअस उसे देखते रहिए। पलक झपकती झपकने दीजिए, बस आप उसे देखते रहिए, देखेंगे आप स्माइल के साथ। इस मोड में नहीं, इस मोड में नहीं, आप ऑरेंज कलर को स्माइल के साथ देखिए। आप देखिए डिफरेंस, आप विद इन 10 डेज आपको लगेगा आपके अंदर से खुशी फूट रही है, आप जॉयफुल, प्लीजफुल है। और अपने आप से बार बार कहिए, जब आप मिरर में देखिए, तैयार हो, जैसे पहले ऐसे ऐसे करके देखते थे वैसे ही देखिए, और अपने आप से, अपने आप को प्यार करना सीखिए। आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है, रेस्ट कीजिए, आप उसके साथ जाति मत कीजिए। आपका शरीर कह रहा है कि नहीं मैं दर्द में हूं, तो उसका पहले इलाज खोजिए। आपका शरीर अगर कह रहा है कि आपके अंदर भी कुछ है, आपके अंदर कोई गुण, आपका मन कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है, उससे स्वीकार कीजिए अपनी अच्छाई को। जैसी भी हूं मैं अच्छी हूं, मैं काली हूँ, गोरी हूँ, दांत बाहर है तो भी क्या हुआ, मैं अच्छी हूँ। मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो भी कुदरत ने हमें, जब हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, अपनी अदालत में हम सच्चे हैं, अपनी अदालत में मैं स्वीकार करने योग्य हूं, तो दुनिया की मैं क्यों परवाह करूं। ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, तो समझिए आप एकदम ठीक है। ये चक्र पूरी तरह पानी से कनेक्टेड है। आज के बाद मैं एक चीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग मिरर में अपने आप को देख के ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। दूसरी चीज, ये चीज मैंने समुद्र वाला बोला, ये नेगेटिविटी को निकालने वाली वो बोली, ये ध्यान जो है, इसका डीप ध्यान जो है, वो कभी और देखेंगे, किसी दिन आधे घंटे का ये ध्यान कराएंगे, कभी मौका लगा तो। वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप जब हम अपनी लाइफ में लेंगे। सबसे बड़ी चीज, हमारी बॉडी में 70% पानी है, हम सब जानते हैं ये साइंस। और ये चक्र पानी, इसका तत्व जो मूल तत्व, मूलाधार चक्र का मूल तत्व था भूमि, इसका मूल तत्व है जल। और इस दुनिया में भी कितना है, 2/3 पानी ही पानी, 1/3 में हम रह रहे हैं, 2/3 यानी पानी जो है हमारी लाइफ को बहुत समझता है, और पानी सुनता है। आपको पता है पानी सुनता है। हम अगर ये ग्लास भर के मेरे पास पानी है, और इस पानी को मैं ये बोलती हूँ, जो भी कुछ बोलती हूँ, अच्छा बोलती तो अच्छा, कि भाई सपोज मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी, और मैं उसे पी जाती हूँ। ये वाटर मैनिफेस्टेशन है, इसे कहा जाता है। लेकिन ये पानी पे टेक्निक क्यों आजमाई गई? क्यों? क्योंकि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र 70 मतलब पूरा पानी तत्व से भरा हुआ है। और अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, तो आप जितना भी पानी पी रहे हैं, जो भी आप जूस पी रहे हैं, लिक्विड जो भी आपके अंदर जा रहा है, वो आप उसमें एफर्मेशन ये डालेंगे ही डालेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। हिंदी में आप ऐसे डाल सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। 3 बार उसको देखिए, मन मन में बोलिए और पी जाइए। बस आप कुछ मत करिए, बस 3 बार। धीरे धीरे आपके अंदर ये पॉजिटिविटी स्टोर होने लगेगी। अगर किसी समय आपके पास सपोज रुपए कम भी होंगे, तो आप बोलेंगे बहुत है यार, हो जाएगा, इसमें काम हो जाएगा, और ये हो जाएगा, आपका काम करके दिखा देता। ये मतलब टेस्टेड टेक्निक है, और आप इसे कर सकते हैं। इसीलिए वाटर को क्योंकि पानी में जो कुछ भी, क्योंकि पानी ऐसा, आप चीनी डालो, चीनी मीठा बन जाएगा,
नमकीन डालो, नमकीन बन जाएगा, इसको गर्म करो, गर्म हो जाएगा, ठंडा फ्रिज में रखो, ठंडा। ये हर तरह से मोल्ड होता है, इसलिए हमारी हर तरह की फीलिंग को ये पानी एक्सेप्ट करता है। इसलिए अगर घर में झगड़ा हो रहा है, उस समय कोई पानी खुला है, तो प्लीज उस पानी को बिल्कुल भी ना पिए। तो हमारा जल तत्व एक्टिवेट हो जाता है और हम चीजों को मैनिफेस्ट करना सीख जाते हैं। जब हम इसका कनेक्शन, हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते हैं कि भाई पानी पिया, पानी पियो, पानी टेक्निक है, पानी से, हम तब तक नहीं मानते जब तक हमें लॉजिक समझ में नहीं है। लॉजिक ये है, और जब भी आप ऐसा करें, आप ऐसे बनाइए वीतराग मुद्रा, ये हो, आप जानते हैं, सब जानते हैं वीतराग मुद्रा में आप ऐसे इसी को इस तरह से कर लीजिए और अपनी नाभि के नीचे 2 इंच नीचे या 4 अंगुल नीचे रख लीजिए उसे। अभी इतनी देर आप बैठे, आप उसे रखिए। आपके इन चक्रों से जो एनर्जी निकल रही है यहाँ से, इन्हें पहले दबा लीजिए ऐसे ऐसे करके, थोड़ा गुटखा मसल लीजिए यहाँ पे, या तंबाकू मसल लीजिए, आप लोग जो मसलते हो, एनर्जी जाग जाएगी। आप जो यहाँ मसलते हो ना, जो भी जेंट्स मसलते हैं, उनको बोलिए उसको फेंक दें और इस चक्र को खाली मसल के दीजिए। ये वो चक्र है, वो जो आपका नशा भी, या नशा का जो एडिक्शन है होता है लोगों में, उसे भी दूर कर देता है। इतना पावरफुल है ये। तो जिनके घरों में बच्चे या जो लोग एडिक्टेड हैं नेगेटिविटी के या गलत चीजें, ड्रग्स के, या किस शराब के या गुटखा के, पान मसाला के, उन सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब मसलें, इसे मसलें और इसे वीतराग मुद्रा जो होती है, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, इसे आप ऐसे करके बैठते हैं ध्यान में, अब इसको आप ऐसा कर लीजिए और इसे ले आइए अपने नाभि के नीचे, 2 अंगुल नीचे वहां पे रखिए और बस आंखें बंद कर दीजिए और अपने आप से एफर्मेशन दीजिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मन मन में सोचे, बोलने की जरूरत नहीं है, मन मन में, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरे रिश्ते मजबूत हैं। मुस्कुराते हुए देखते जाइए, फील कीजिए। हो सकता है कभी पति का प्यार याद आ जाए, कभी बच्चों का याद आ जाए, कभी बहन का याद आ जाए, कभी पड़ोसी का आ जाए, जो भी, जब जिसने जो किया है, कभी कभी, जरूरी नहीं है एक दिन में एक ही फीलिंग है, कोई भी फीलिंग आ सकती है। अगर नेगेटिव आती है तो आप इमीडिएट उसे फॉरगिव कर दें। फॉरगिव करना ही नेगेटिविटी को बाहर निकालना। माफ कर दीजिए, इमीडिएट बोलिए, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, और वो नेगेटिविटी आपकी बाहर निकल जाएगी। आप देखेंगे आने वाले समय में, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपके रिश्तों में मिठास अपने आप आ जाएगी। कभी देरानी आपके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी होगी, तो कभी सास माथे पर हाथ फेरती हुई दिखाई देगी, और कभी बहन का फोन आएगा, दीदी तुम कैसी हो। ऐसी कई घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। इन जो भी ये घटनाएं, इन्हें पकड़िएगा और इन्हें वापस ब्लेस कीजिएगा कि नहीं, मेरे ब्लेस करने का मतलब ये नहीं कि आप आशीर्वाद ऐसे दें, ब्लेस करने का, यानी आशीर्वाद देने का मतलब ये है कि मेरे रिश्ते मधुर हैं, मजबूत हैं, मैं अपने पैशन से जुड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है, आज मेरा गाने का मन है तो मैं गाऊंगी। कोई सा भी गाना हो सकता है, खुल के गुनगुना के गाइए। जब हम गाते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर और पैर भी उसी रिदम में चलते हैं, और वो रिदम क्या होती है, हमारी जिंदगी की प्लेफुल आनंदमय रिदम को डिफाइन करती है। आज एक बात और बोलूंगी, हर व्यक्ति के पास, मैंने कहा ये जल तत्व से भरा हुआ है, तो ये जल तत्व हम कैसे डेली लाइफ में इसको इनक्रेज कर सके, तो ज्यादा पानी पिए, ये तो कॉमन बात है। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि पानी में अगर एक चुटकी सेंधा नमक डाल के पिए तो आपका ये पानी डबल असर करेगा, क्योंकि नमक भी पानी से बनता है। दूसरी चीज, आप पैरों को
उसमें डाल के बैठ सकते हैं, नमक की बाल्टी में पानी में, नमक के पानी में डाल के बैठ सकते हैं। जब भी आपको लगे आप डाउन हो रहे हैं, थक, आपको लग रहा है चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है या कुछ अजीब सा लग रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ मत कीजिए। आपके पास सबसे अवेलेबल चीज क्या है? अंदर जाइए बाथरूम में, नहाइए। नहाने के बाल्टी में दालचीनी डाल दीजिए, दालचीनी का थोड़ा पाउडर, थोड़ा जैस्मिन का अगर आपके पास ऑयल है तो जैस्मिन ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि मैं वो चीजें बता रही जो हमारे आम घरों में मिल जाती हैं। तो उन्हें डालिए उसको, उसके अंदर जैस्मिन के बूंद, तेल की बूंद को, 2 बूंदों को, या फिर रोज फ्लावर की पेटल, जो खुशबूदार रोज फ्लावर होता है, उसके 8-10 पत्तियां उसमें डाल दीजिए और उससे नहा लीजिए। ये जो स्पिरिचुअल बात है वो शाम के टाइम नहाइए, ये भी नहीं कि रोज नहाइए, पर आप हफ्ते में अगर एक बार ये स्पिरिचुअल बात लेने लगे शाम के समय, रात के समय, तो ये आपको आपकी लाइफ में एक मिरेकल घटित करेगा। आपको खुद फील हो जाएगा। जैस्मिन ऑयल को यहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको मैंने शॉर्ट में ये बताया है। और सबसे बड़ी बात की, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। समय हो चला है और हम आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें, अभी एक मेडिटेशन है पर इसे कभी और कराएंगे, क्योंकि ये जानकारी जब तक नहीं दूं तो आप खुद कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और आप कई टेक्निक्स मैंने बताई, इन टेक्निक्स के थ्रू पहले आप इसे ठीक करें। और जो मेडिटेशन है, इन टेक्निक्स का समन्वय, मैंने टुकड़े टुकड़े में आपको सब चीज बताई है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए और मेरी बात को इतने ध्यान से सुनने के लिए। अब आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज फास्ट बता दीजिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्णा मैम। मैं संगीता जवाहर हैदराबाद से हूँ। मैम, आपने बोला सब कुछ पिक्चर बच्चे बोलने से जाना चाहिए, लेकिन क्या पिक्चर करने से फिर हम ध्यान में बैठेंगे, वो सीन्स नहीं आएंगे मैम, हमको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे मेडिटेशन टाइम? ये पिक्चर में मेडिटेशन थोड़ी करना आपको, पिक्चर में नहीं करना। जब हम घर में आते हैं वो थोड़ा बहुत तो उसका असर रहता ही है ना माइंड में। नहीं तो आप ये क्यों मानते? वो भी तो जिंदगी की सच्चाई है। मैंने यही तो कहा ना कि जो अगर आपने मारधाड़ की पिक्चर है, बहुत ज्यादा क्रुएल्टी से भरी हुई पिक्चर है, अभी कश्मीर फाइल्स आई थी, है लगभग सबने देखी होगी ना? यस। है वो जिंदगी का कड़वा सत्य था। अगर हम उनको अवॉइड करेंगे, हमने एक अपना वो ऑरा बना लिया, नहीं भाई ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जिंदगी के हर क्षण को हमें देखना है, समझना है, उसके अनुसार अपने निर्णय करने हैं। तो ये जरूरी है। कश्मीर फाइल्स में बहुत मारधार, बहुत मतलब हम सब बेचैन हो गए कई दिनों तक, कितना अन्याय सहा होगा। लेकिन साथ में आप ये भी सोचिए, आप नेगेटिविटी में नहीं, आपके अंदर करुणा पैदा हुई उन कश्मीरियों के लिए जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा। ये करुणा भी तो आपका एक गुण है। हमें पता भी नहीं था मैम ये सब कुछ, ये पिक्चर से ही पता चला था। वो भी वही बात है। हाँ ठीक, वही चीज है ना। तो ये चीजें हमें आगे बढ़ाती है, तो हमें बताती है सच्चाई। जब बताती तो हमने, ऐसा तो नहीं है कि हम उसी में जीना शुरू, अगर आप उसी में रोज जी रहे हैं, आप उसी में रोज फील कर रहे हैं कि अरे उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, देन वो आपके लिए गलत। आपको मैंने टेक्निक में सिखाया लेट गो, इमीडिएट करना है। तो आपको लेट गो कैसे करना है? जो लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, जिसकी वजह से वो लोग हर्ट हुए, तो उनके लिए ये भावना, उन्हें फॉरगिव करना है। क्योंकि उनके प्रति हम अगर द्वेष से भरते जाएंगे तो फिर हमारी साधना खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है? मैंने कहा इमीडिएट, जैसे ही नेगेटिव थॉट आया आप उन्हें फॉरगिव करें। आप ये समझे, अब हम उन्हें माफ करने का मतलब ये नहीं कि उनकी गलतियों को माफ कर दिया, पर जिसका हमारे पास इलाज ही नहीं है, हम पास्ट में जा करके एक ही चीज कर सकते हैं, वो फॉरगिव। हम पास्ट में जाके उनको, जिंदा मर भी गए होंगे वो लोग जिन्होंने अत्याचार किया होगा, उन्हें ला के मार पीट के सजा नहीं दे सकते। अभी एक ही उपाय है कि जो गलत किया, हम ये संकल्प उनके हमारे मन में, भगवान अब किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं होगा नहीं, ये मतलब नहीं होने देना, ये नहीं बोलते हैं हम, बोलना चाहिए। हम बोलेंगे बुरा अब किसी के साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम उनको फॉरगिव करेंगे तो हमारी अच्छी फीलिंग्स उनके पास जाएगी ही जाएगी। ये तो आप भी मानते हैं ना, यूनिवर्स सब कुछ संदेश भेजता है। वो अच्छी फीलिंग आज हजारों लाखों लोगों की उनके पास जाएगी, उस आत्मा को जाएगी। तो डेफिनेटली वो आत्मा जिस रूप में भी वहां जहां भी है, वो आपके प्रति कनेक्टेड होगा ही होगा। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमेशा साथ चलता है।
बहुत बहुत सुंदर बात बताई है वीना जी ने, और वीना जी के पास तो खजाना ये है, तो हमें हर समय थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा। चलिए वीणा जी, एक छोटा सा, जैसे मेरे मेरे लिए आपकी आवाज बोलना हो कि हे प्रभु इन्हें माफ कर दो, क्या कर रहे आप प्रभु को क्यों बोलते हो? प्रभु को आप हक क्यों दे रहे हो माफ करने का? आप फीलिंग आपके मन में आई है, आप उन्हें कहिए कि माफ। जैसे ही आप बोलते हो भगवान उन्हें माफ कर दो, तो क्या होता है कि वो भगवान की तरफ चली जाती है चीज, और आपके अंदर जो फॉरगिवनेस की फीलिंग आनी चाहिए, जो नेगेटिविटी आपके अंदर उनके प्रति आई, वो निकल नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है, समझ गया ना? हाँ आप उस विचार से डिटैच हो गए, आपने भगवान पे जिम्मेदारी देके छोड़ दी। आपने बोला भगवान तू माफ कर दे, तो भगवान तो माफ कर ही देगा, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे तो मेरे मन में जो गलत भावनाएं आई हैं उनसे हम नहीं, उनसे डिटैच नहीं हो पाएंगे। समझ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं सम्माननीय हमारे आज के अतिथि जो ट्रेनर थे, फील द डेप्थ ऑफ रिलेशन विद योर पैशन, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट था। और जो हमने हमारी जो रिलेशन की गहराई है वो पूरा भावपूर्ण होना नहीं, जुनून से जानना है हमें। और हम विचार बहुत करते लेकिन चिंतन बहुत कम करते हैं। हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं लेकिन उस थॉट्स में से जो सिलेक्शन है बहुत कम करते हैं, और वही सिलेक्टेड थॉट्स हमें आज हमारे वीना जी ने दिए है कि जो हमारे लिए बोधी हो सकती है। और हर व्यक्ति दूसरा चिंतन के बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल बजावनी है वो करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। तो ये बहुत सारा ज्ञान है। वीना जी ने तो अपना काम किया है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल, हम क्या कल करते, आज बहुत चर्चा करते लेकिन कल भूल जाते उसे। जीवन में वो 1 महीने के बाद क्या वीना जी ने बताया था, क्या किया था, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि संसार ऐसा है कि वो समय हमें पूरा धूल चलाते रहता, प्रदूषण करते रहता। तो हमने बीच बीच में ये सब बातें जो वीना जी ने बताई है वो चिंतन करना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन हम कैसा कर सकते हैं, और ज्यादातर सकारात्मक हिसाब से अगर वो लेते हैं तो डेफिनेटली इसका आउटकम अच्छा निकलेगा। वीना जी, आपके ज्ञान को, आपके प्रेजेंटेशन स्किल को मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही सुंदर क्लास आप एमपी के फिटनेस संवाद क्लासेस और हमारा कल्याणम योगा के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। ये बोधी हमारे जीवन के लिए, हमें शुद्ध बनाने के, हमारे बुद्ध बनाने के, हमारे महावीर के रास्ते के जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए। चंदू जी दुगड़। जय जिनेंद्र। एक ये पूछ रही थी कि जैसे कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं होते, लेकिन अगर बोला चला जाता है और वो उस बात को गलत वे ले लेता है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उससे माफी भी मांग लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी वो उसके मन में वो भावना रह जाती है कि नहीं तुमने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों बोला, तो उसके लिए कैसे माफी करना चाहिए, कैसे उसके भाव को अपन को बदलना है? यही बात अभी बोला ना कि जब आप अपनी कोशिश रोज करिए। हमारे यहाँ एक सिद्धांत बोला जाता है, रात में हम सोचते हैं 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख तेजस का, ये वाली पार्टी बोलते हैं, और हम इन्हें समझते नहीं है। पता नहीं कितने लोग हैं जो रात में, पर ये लाइन तो सभी बोलते, खामेमी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में, लेकिन क्या होता है, कर्म का बोझ चलता है। अगर वो आदमी समझ नहीं रहा है तो हमें उसको पकड़ के नहीं रखना है। उसकी वजह से मेरी आत्मा कलुषित नहीं होनी चाहिए, पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर वो आदमी मेरी बात को नहीं समझ रहा, आपने माफी भी मांग ली, आप उसे लेट गो कर दीजिए। भाई ठीक है, मैंने माफी मांगी, मैं अंतर दिल से शुद्ध हूँ, तुम्हें बुरा लगा, मैं तुम्हें क्षमा मांगती हूँ, बस बात करके छोड़ दीजिए। अगर वो समझेगा तो वो लौट के जरूर आएगा 100%। नहीं तो उसकी आत्मा कलुषित हो रही है, अगर वो नहीं मान रहा है, आपकी आत्मा में उसकी वजह से बोझ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चीज मान के चलिए, आपको किसी भी तरह से किसी के प्रति भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति कोई अधिकार नहीं है वो मेरी खुशी को खंडित कर सके, मेरे आनंद को खंडित कर सके। उसे मैं अलाउ करती हूँ तभी वो प्रवेश करेगा। तो अगर कोई माफी मांगने के बाद वो नहीं मानता है, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र, आपने ऑरेंज कलर का ध्यान करवाया, तो थायराइड वालों के लिए ऑरेंज कलर ठीक रहेगा? मेरे थायराइड है जैसे, उसके लिए। आपके थायराइड है ना, तो अगर ऑरेंज कलर क्या है, उत्साह, अपन डार्क ऑरेंज में मत जाइए। ऐसा ऑरेंज मत देखिए
जिसमें आग निकल रही हो, जिसमें गर्मी बढ़ रही हो, जिससे आप ऐसा सूदिंग ऑरेंज देखिए, लाइट ऑरेंज देख सकते हैं। लाइट ऑरेंज जैसे पीच कलर होता है, पीच खाते तो पीच का कलर लाइट ऑरेंजिश होता है, आप उस कलर की परिकल्पना कर सकते हैं। और ऑरेंज से ज्यादा मैंने आपको साथ में ये भी कहा है, वाटर टेक्निक है, तो आप वाटर टेक्निक्स को ज्यादा यूज कर लीजिए, बहुत टाइम ले। और ओके मैम, अच्छा एक चीज पूछनी थी कि पीला कलर भी गर्मी पैदा करता है क्या? थोड़ा चिंतन। पीला रंग गर्मी ही है। पीला रंग अग्नि का कलर जो भी है ना, वो कलर तो पीला गर्म ही है, लेकिन हम जब लाइट कलर्स में डार्क कलर जो जैसा अग्नि का कलर है, एम्बर कलर क्या होता है, हल्दी का कलर कैसा होता है, हल्दी भी गर्म है, ठंडी नहीं है आपके लिए। तो पीला रंग आप मान के चलिए गर्मी है, सूरज की रोशनी पीली है, वो भी गर्म है, तो आप मान के चलिए गर्मी पैदा करता है। पर आप उसके लाइटर वर्जन, जिनको गर्मी की आदत है, जिनका पित्त ज्यादा बढ़ता है, उन्हें लाइटर वर्जन्स को यूज करना चाहिए। काफी भाई बहनों के मन में अभी भी बहुत सारी जिज्ञासा है, लेकिन समय हमें परमिट नहीं कर रहा है, समय काफी हो चुका है। एक या दो भाई को मैं और अपन ले सकते हैं। हमारे साथ जापान से अर्चना जी जुड़ी हुई है। अर्चना जी। हाँ नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा क्लास लिया वीनू जी ने। और अगली बार उन्होंने जब वो बताया था ना मूलाधार चक्र, तो मैंने वो किया था सैटरडे को एक बार किया था वो देख के ही। और आज भी बहुत अच्छा क्लास लिया वीना जी ने, बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर। अच्छा, तो हमें गुरु का आशीर्वाद है। अगले गुरुवार को फिर मिलना है। अगले गुरुवार को हम नए विषय के साथ मिलेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू आनंद जी। और मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याण योग केंद्र और धन्यवाद, थैंक यू तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम समापन की ओर चलेंगे। डॉक्टर रमेश हैं, मोहनलाल जी हैं, वीना जी हैं, बिंदु जी जैन, सबके को कुछ ना कुछ जिज्ञासा सबके मन में है, लेकिन सबके चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए थैंक यू। और आनंद जी एक चीज कहना चाहूँ, आप तो स्वयं आनंद नाम है आपका, तो मैं सब जगह आनंद ही आनंद बरसाते हैं। मैं चाहती हूँ आज का दिन सबका उत्साह उमंग से भरपूर हो, और सबसे ज्यादा अपने भीतर और अपने आसपास अपने लिए भी और अपनों के लिए करते हैं। बिना प्यार जी की भावना पैशन के साथ बढ़ती है। होता है तो दोनों हाथ जोड़ते हुए हम मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं, साथ में बोल भी सकते हैं। आनंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।